अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो आपके साथ लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल फॉर द कॉरपोरेशन को डिस्कस किया था। आज का हमारा ठीक है, और इसमें जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन इन सच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे कुछ कंटेंट होंगे जिनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, इनको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन है आपके पास ऐसी, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जिनका जो पर्पस है वो जो है वो है नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये बेसिकली सर्विसेज रेंडर करती हैं टू देयर मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, कॉलेज, चैरिटेबल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लिटरेरी सोसाइटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें फॉल करती हैं। तो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये इन्होंने खुद ही स्लाइड पे दे दी। देन है जी, ये जो सर्विसेज दे रही होती हैं इनसे रेलिवेंट थोड़ा सा ये आपको बताते हैं कि जी सर्विसेज सच एज अ क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, अ हॉस्पिटल रेंडर मेडिकल सर्विसेज, अ लिटरेरी सोसाइटी प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, एंड एन एसोसिएशन में आल्सो बी फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर। तो सर्विसेज को भी उसने डिफाइन आगे कर दिया। फिर उसे कहा जी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस होता है, डोनेशंस हो गए, ग्रांट्स होगी। ठीक है, और दे में आल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट विच इज आल्सो यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बाज़ दफ़ा ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होती है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमारी वही सेल एंड परचेज की जो हम बात करते आए हैं। देन है जी, एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो इनकी जगह पे कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी वो हम देखेंगे इसमें। तो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि बट स्टिल दे वुड लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम्स आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंसेस। फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे। बैलेंस शीट भी आप यहाँ प्रिपेयर तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। और उसके बाद जी यहाँ इसने आपके साथ डिस्कस किया है कि नोट फॉर प्रॉफिट, गैस्प एंड फैस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गैस्प जो है ये बेसिकली गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, और जो फैस्प है वो हमारे पास जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड बोर्ड थी इससे रेलिवेंट होंगी हमारे पास। तो दी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एंटिटीज इज कंट्रोल्ड बाय द गैस्प। तो गैस्प जो है वो एनएफपी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एंटिटीज इज कंट्रोल्ड बाय द फैस्प। अब नॉन प्रॉफिट जो एंटिटीज होंगी ये वो भी फैस्प जो है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन नॉन गवर्नमेंटल जो होंगी। ठीक है, और उसके बाद है जी थर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन द रोल द गवर्नमेंट हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली गवर्नमेंट का जो है वो रोल देखा जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो रोल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देन है जी फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स मोर और लेस ऑन द लाइन ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब उनकी स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वो आपको बता रहा है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेसिकली आपने ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में अपेयर होंगी उनकी समरी जो है वो बतानी है। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ द कैश बुक, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ओवर अ सर्टेन पीरियड, एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेडिंग। एज सच रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। तो एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है, कैश बुक से आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना होगा। स्पेशल फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा है जी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है या हम आपको पहले भी डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो द रूल ऑफ रियल अकाउंट है जी डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग। तो जो चीज बिजनेस में आ रही होगी, ठीक है, वो आप डेबिट कर देंगे, और जो बिजनेस से जा रही होगी वो आप क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट के अंदर। तो इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, इसके साथ आप इसको स्टार्ट करेंगे। Cash in hand always show a debit balance and will therefore be written on its debit side. Cash at bank may show a debit or favorable balance, in which case it will be written on its debit side. In case it is an overdraft
और अनफेवरेबल इट विल बी प्लेस्ड ऑन दी क्रेडिट साइड। ओवरड्राफ्ट क्या ओडी की फैसिलिटी होती है कि जो कि अक्सर बैंक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं कि अगर उनके पास उनके अकाउंट में सफिशिएंट क्रेडिट नहीं है और अगर उन्होंने कोई किसी क्लाइंट को पेमेंट करनी है तो एक लिमिट असाइन कर दी जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे क्रेडिट कार्ड की होती है, ठीक है। उस लिमिट तक जो बैंक जो है वो आपके बिहाफ पे उस क्लाइंट को जो है वो बैलेंस क्लियर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कर देगा, ठीक है। उसके बाद है ऑल कैश receipts आर शोन ऑन द डेबिट साइड irrespective of their nature, whether capital nature or revenue nature and of the period previous year, current year और next year। तो कैश रिसीट जो आपकी शो हो रही होंगी वो आपने देखना होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर की हैं, करंट ईयर की हैं, नेक्स्ट ईयर की हैं। लाइकवाइज ऑल कैश पेमेंट आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड, और जितनी भी पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड पे शो होंगी और वो भी उसका भी आपने नेचर भी देखनी है और उसका भी आपने पीरियड देखना होगा। ओनली द एक्चुअल रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड, सिर्फ आपने एक्चुअल जो रिसीट और पेमेंट है उसको रिकॉर्ड करना है। नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डेप्रिसिएशन होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगी, क्रूड इनकम्स होगी, ये इग्नोर करते जाएंगे आप। दिस अकाउंट डजंट टेल अस वेदर द करंट इनकम एक्सीड द करंट एक्सपेंडिचर वाइस वर्सा। In order to ascertain the net income or loss of a particular period, income and expenditure account has to be formed। अब यहाँ आप यही नहीं बता सकेंगे कि करंट इनकम जो है वो करंट एक्सपेंडिचर से एक्सीड कर गई है या करंट एक्सपेंडिचर जो है वो करंट इनकम से एक्सीड कर गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ फॉर्मेट वो आपको बता रहा है रिसीट और पेमेंट का, बिल्कुल वैसे डेबिट साइड एक हो जाएगी और एक क्रेडिट साइड हो जाएगी। अब इसके अंदर इसने एग्जांपल आपको दी है कि रिसीट इस किस्म की हो सकती है और पेमेंट जो है वो आपके सामने उसने शो की और दोनों साइड इनकी भी इक्वल होनी चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एंड इज प्रिपेयर्ड टू ascertain whether the current income are in excess of current expenditure or vice versa, ठीक है। तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करेंगे और करंट इनकम को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इट इज प्रोवाइडेड इन द सेम मैनर एज पीएलएस अकाउंट एंड एट द एंड प्रोडक्ट विल शो और सरप्लस और डेफिसिट, और लास्ट में जब आप सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके जो आपके पास बैलेंस आएगा वही शो करेगा कि ये सरप्लस में है या डेफिसिट में है। स्पेशल फीचर वो आपको यहाँ बता रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कि इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के जो रूल है वो यही है कि डेबिट आपने करना होगा तमाम एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट आपने करना होगा तमाम इनकम को और गेन्स को। तो नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आर रिकॉर्डेड इन इट, ठीक। This account is prepared in the same manner in which a P&L account is prepared. As such, all adjustment relating to current year such as depreciation, outstanding expenses, prepaid expenses and income are taken into consideration while preparing it। तो जितनी चीजें नॉन कैश आइटम की हैं वो सारी हमने यहाँ कंसिडर करनी होंगी जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, ऑल कैपिटल नेचर आइटम्स आर इग्नोर्ड। ये भी उसने रूल बता दी है कि जो रेवेन्यू नेचर के होंगे अकाउंट्स या आइटम्स उनको आप रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल नेचर के जो होंगे आइटम्स उनको आप इग्नोर करते जाएंगे। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल उसने आपको दे दी, एक साइड पे एक्सपेंडिचर एक साइड पे इनकम है, दोनों साइड इनका भी इक्वल होना जरूरी है। अब ये इसने कोई नर्सिंग सोसाइटी है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक एग्जांपल उठा के आपको दी है। उसके बाद यहाँ डिफरेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस जो है ये अब आपने थोड़ा सा खुद पढ़ना और मेरे साथ आप ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर ये डिस्कस करेंगे। बेसिस वो आपको बता रहा है नेचर, साइज, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर इन सारी चीजों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म का आपकी होम असाइनमेंट भी है और इससे आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएं कि रिसीट एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ओके, देन है जी हमारे पास बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग ईयर की बता रही होती है। तो इसमें भी हम देखेंगे प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न जो है वो यही होता है हमारा, लेकिन जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो वहां फिर हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शो करेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल रेवेन्यूज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ ये बता रहा है आपको ये उस वक्त बनेगी जब आप तमाम बैलेंस ट्रांसफर कर चुके होंगे इनकम, रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर। इन अदर वर्ड इट कंटेन ओनली कैपिटल आइटम्स सच एज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल फंड, ठीक है। तो यहाँ आपने रेवेन्यू आइटम्स की बात नहीं करनी, यहाँ आपने कैपिटल आइटम्स की बात करनी जो कि उसने मेंशन की है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड।
ओके, फॉर्मेट आपको बता रहा है बैलेंस शीट का इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइबिलिटीज देख लें आप, एसेट्स देख लें, ठीक है, और दोनों का इक्वल होना लाजमी है। देन है जी सम इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो है ये मेन सोर्स है नॉन प्रॉफिट एंटिटीज का, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये भी एक सोर्स है, और ये क्या है जी? द फी पेड इन ऑर्डर टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द एंटिटी, इट इज अ रिसीट ऑफ नॉन recurring nature, capital receipt, since the member will not be required to pay the fee annually, hence it is not credited to the income and expenditure account but added to the capital fund or shown separately on the liability side. तो लाइफ मेंबरशिप जो है फी जो है ये आप लेते हैं, और जो आपके परमानेंट मेंबर होते हैं वो ये पे कर रहे होते हैं, तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। इंडोमेंट फंड है आपके पास, ठीक है। एरिक एल कॉलर जो है वो ये कहते हैं कि जी इंडोमेंट फंड क्या है? इट इज अ फंड अराइजेज फ्रॉम ए bequest और गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो कोई गिफ्ट आपने दे दिया, ठीक है, कोई डोनेशंस आपने दे दी, इस किस्म की जो चीजें होंगी वो आपकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो इंडोमेंट फंड में उनको कहा जाएगा। थर्स इट इज अ कैपिटल रिसीट एज इट प्रोवाइड अ परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन एंड शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंट्रेंस फीस जो है रिसीव फ्रॉम न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट, देयर आर आर्गुमेंट फॉर एंट्रेंस फी टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल आइटम because it is collected once for all and as such it is not of the recurring nature. However, some argue that it is paid fairly regularly every year and as such should be treated as revenue income. In the absence of specific instruction in examination, it is treated as revenue income. तो entrance fee जो है ये भी उसने बता दी कि जो नया मेंबर कोई आएगा, ठीक है, तो उससे आप एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो आप ले रहे होते हैं, इससे अलग जो एंट्रेंस फी होगी वो आपकी कहलाएगी, ठीक। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, the amount paid to person who are not employee of the institution for conducting lectures, seminars, conference, etc. Is called honorarium and is debited to the income and expenditure account. तो ये पेमेंट कौन सा पर्सन देगा कि जो इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके सेमिनार्स, लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड कर रहा है, और ये जो पेमेंट होगी ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करनी होगी। देन है डोनेशन। तो डोनेशन की भी उससे दो टाइप्स आपको बता दिए। पहली स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग और फॉर प्रोवाइडिंग अ स्विमिंग पूल, इट इज कैपिटलाइज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जनरल डोनेशन जो है वो फिर मजीद दो चीजों में उसने डिवाइड कर दी है, सब डिविजन कर दी है। तो जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट क्या है? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, एज सच डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, सो इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये जो डोनेशन होगा ये वन टाइम होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन को दे दी जाएगी, तो उसको हम कहेंगे नॉन रेकरिंग नेचर है इसकी, कि फ्यूचर में दोबारा हमें ये अमाउंट नहीं मिल सकती। तो इस तरह की जो डोनेशन होगी उनको हम जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट कहेंगे। सेकंड जो है वो है जी जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज स्मॉल डोनेशन आर एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, ठीक है। तो ये वो डोनेशन होगी जो हर साल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग हमें देंगे, और इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते जाएंगे। लिगेसी जो है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ अ डिकेस्ड पर्सन। ये वो अमाउंट है जो कि जो अल्लाह रहम करे जो बंदा फौत हो गया है उसकी बिल के मुताबिक आप रिसीव करते रहेंगे। इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। दिस अमाउंट इज नॉट ऑफ अ रेकरिंग इन नेचर, एज सच इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या है जी? अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज कैपिटल रिसीट एंड एज सच शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। However, the profit earned or loss suffered on sale of an asset must be considered. तो सेल जब आप करेंगे किसी पुराने एसेट को, ठीक है, उसके बारे में वो बता रहे कि इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है हमारी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आप शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, और इसको डेबिट करेंगे और इसको फिर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्यू टू द फैक्ट दैट सेल ऑफ दीज आइटम आर ऑफ रेगुलर फीचर। अच्छा, अब यहाँ इसने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी उसने साथ ही आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है कि फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1993, ठीक है। तो एक मॉडर्न क्लब है कोई जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रिसीट एंड पेमेंट जो है ये उन्होंने 31 दिसंबर 1993 की सामने आपको दी हुई है। रिसीट आपके सामने है, आगे उसके पैसे भी उसने लिखे हुए हैं, पेमेंट्स भी है, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रिसीट में उसने कहा जी टू बैलेंस जो है बीटी ऑन 1/1
1993। अब बीडी का क्या है, ब्रॉड डाउन, ठीक है, ये इन्होंने बैलेंस जो है पिछली जो ईयर था उसमें से इन्होंने ब्रॉड डाउन किया। सब्सक्रिप्शन फी है, इंटरेस्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है, मिसलिनियस रिसीट्स हैं, सेल ऑफ ग्रास है, और पेमेंट्स इन्होंने कहाँ कहाँ की है, मैच एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, सेंट्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, और बैलेंस जो है वो कैरिड डाउन भी इन्होंने कर दिया। और इस तरह आपका जो दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल हो गया। एडिशनल डिटेल आपको दे रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, ठीक है, एडिशनल डिटेल दे रहा है, सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द 1992 वर रुपीज 4000 एंड एट द एंड ऑफ 1993 वर रुपीज 6000, तो ये इंक्रीज हो गई। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 1992 एंड ऑन 31 दिसंबर 1993 वर रुपी 2000 एंड रुपी 25 रिस्पेक्टिवली, तो ये भी इंक्रीज हुई है 500 से। ऑन 31 दिसंबर 1992 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपी 12,000, फर्नीचर रुपीज 10,000 एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट वैल्यूड एट रुपीज 20,000, ठीक है, तो क्लब ने कोई इन्वेस्टमेंट किया और कहाँ कहाँ किया, फर्नीचर, स्पोर्ट और इक्विपमेंट में। अब आपने करना क्या जी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1993 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर डेप्रिसिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय 25%। अब आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना है, ठीक है, और बैलेंस शीट आपने बनानी है, और बैलेंस शीट के अंदर आपने डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 20% से और स्पोर्ट इक्विपमेंट को 25% से, ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी है। अब सोल्यूशन उसका आपके सामने है। बैलेंस शीट उसने सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी के पोर्शन को उसने हाईलाइट किया। कैश इन हैंड उनके पास कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और सपोर्ट इक्विपमेंट, इन सबको उसने एसेट्स में डाला है, ठीक है। और लायबिलिटी पोर्शन में देख लें आप, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास आएगी, क्योंकि कैपिटल फंड हम कैसे डिराइव करेंगे, 2000 को हम माइनस करेंगे 48,300 में से, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैपिटल फंड की 46,300, इसको हम जब ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स जो है हमारी वो इक्वल हो जाएंगी। इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये भी हमने बनाना है। तो एक्सपेंडिचर आप देखें आपके सामने है, रेंट, सैलरीज, इसमें से आउटस्टैंडिंग जो है सैलरीज वो आपने लेस की हैं, ठीक है। फिर आपने ऐड किया आउटस्टैंडिंग जो 1993 में थी सैलरी से रेलिवेंट। उसके बाद सेंट्री एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर है, डेप्रिसिएशन जो आपने 25% और 20% के हिसाब से लगानी थी, तो फर्नीचर और इक्विपमेंट की आपने, स्पोर्ट इक्विपमेंट की लगाई। तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, तो आपके पास जो है वो अमाउंट आपके सामने आ गई। इसके साथ साथ आपने इनकम आप शो करनी है। तो इनकम के पोर्शन में देखिए सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले हमने लेस की, फिर हमने ऐड भी की है, ठीक है, 1993 की ऐड की, 1992 की हमने माइनस की है। इंटरेस्ट, डोनेशन, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ ग्रास, ये सारी चीजें हमने ऐड की हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टोटल बैलेंस आया है दोनों साइड्स का वो है 65,230। तो इस तरह बेटा आप लोगों ने बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फॉर्म किया, और जो डिटेल में उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसी को देखते हुए आपने ये दोनों जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपने बनाई हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब ये मजीद बैलेंस शीट को क्लैरिफाई कर रहा है आपके सामने, ठीक है। एसेट के पोर्शन में उसने कौन कौन सी चीजों को ऐड किया है, लायबिलिटी के पोर्शन में उसने कौन कौन सी चीजों को ऐड किया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें उसने ऐड किया है एडिशनल फर्नीचर लेस की है, डेप्रिसिएशन जो उसने लगानी थी, स्पोर्ट इक्विपमेंट की फिर ऐड की है उसने एडिशन, और फिर लेस की है डेप्रिसिएशन। लायबिलिटीज के पोर्शन में उसने आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मैच फंड, फिर मैच एक्सपेंसेस को लेस किया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग थी उसको इसने इसमें ऐड किया, कैपिटल फंड थे, और सरप्लस उसने बता दी कि इतना हो रहा था। और दोनों साइड्स जो है वो आपकी बैलेंस शीट की जो है वो आपने इक्वल कर दी है। अच्छा, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज का हम देख लेते हैं कि देर आर मोर देन 3,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन यूएस। पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज रिसीव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर ऑपरेटिंग resources from state government. Private not-for-profit colleges and universities receive most of their resources from tuition and fees, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होंगे वो तो अपना जो है ऑपरेटिंग रिसोर्सेज स्टेट से या गवर्नमेंट से लेंगे, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्यूशन और फी से लेंगे। इसी तरह ट्यूशन एंड फी को उसने डिफाइन किया हुआ है कि ये इनका बेसिक रेवेन्यू होगा, ठीक है। जब स्टूडेंट जो है अपने फी जो है वो देगा तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा, वो उसके लिए एक रेवेन्यू के तौर पे काम करेगी,
ठीक है। अब मजीद वो आपको बता रहे हैं कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज अकाउंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन एंड फी एज अ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। और अगर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रीइंबर्स कर देती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ HEC ने रूल अप्लाई किया था कि जी जो हायर स्टडीज जो हो रही हैं, ठीक है, उनकी जो फीस थी वो रीइंबर्स की जा रही थी। तो जब आप रीइंबर्स करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगी आपके रेवेन्यूज के अंदर। पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो है डेफिनेटली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो गैप्स के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ उसने मजीद आपको बताया हुआ कि गैप 35 रिक्वायर्स that these institution follows these standards for governmental entities as specified in GAS 34. Most public institution will be special purpose government entities engaged in only business type activities, thus GAS 34 apply. प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं ये फेस्ट के अंडर काम कर रहे होंगे, ठीक है। यही इनकी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। और मैनी प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, सम प्राइवेट कॉलेजेस आर प्रॉफिट सीकिंग सच एज द यूनिवर्सिटी ऑफ फेनिक्स। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यूएस की। अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट सीकिंग educational entities is similar to accounting for any commercial entity and is not covered in this chapter। क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट सीकिंग को यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स जो हैं ये भी हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर ओन बिजनेसेस भी होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी होती है, गवर्नमेंटल एंटिटीज भी होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हॉस्पिटल्स होंगे वो डेफिनेटली फैब्स के अंदर काम करेंगे, जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स होंगे वो गैस के अंदर, ठीक है। मजीद वो आपको बता रहे हैं कि इट इज assumed that the hospital is a separate not for profit reporting entity and is not a component unit of any government। और मजीद यहाँ वो बता रहे हैं कि इसका आज का जो हमारा चैप्टर का जो फोकस है वो किस पर है, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स पे है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ दीज हॉस्पिटल एंड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। हॉस्पिटल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग जो है इसमें बेसिकली मेजर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी हॉस्पिटल की वो आप देखेंगे, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड फंड होगा वो आपका होल्डिंग फंड बन जाएगा जो कि ट्रांसफर करेगा रिसोर्सेज को जनरल फंड में फॉर एक्सपेंडिचर अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव रिस्ट्रिक्शन। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी यहाँ यूज होगी, ठीक है, इन द जनरल फंड टू फुली measure the revenue and cost of providing health care। Then patient service revenue is reported at gross amount measured at standard billing rate. A deduction for contractual adjustment is then made to arrive at net patient service revenues। तो जो patient वहाँ admit होते हैं और जो वो payment clear कर रहे होते हैं तो वो आपकी gross amount के अंदर हम deal करेंगे। Other revenues it recognized for ongoing non patient services जैसे कि cafeteria हो गया, television आपने अगर उनको दिया हुआ notice supplies हैं या medicines हैं, ये सारी other revenues में। चैरिटी केयर सर्विसेज आर प्रेजेंटेड ओनली इन द फुटनोट्स, नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर देम, ठीक है। अगर कोई चैरिटी दे रही है केयर सर्विसेज तो वो आप डिस्क्लोजर्स या फुटनोट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है, या आप एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द जनरल फंड इंक्लूड डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एंड द वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डोनेटेड सर्विसेज डेटा इन सपोर्ट ऑफ द बेसिक सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिनमें उसने बताया कि डेप्रिसिएशन होगी, बैड डेट हो गया या आपने रिकॉग्नाइज डोनेटेड सर्विसेज को वैल्यू किया था, ये सारी आपकी बेसिक सर्विसेज हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए यूज हो रही होंगी। डोनेटेड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इज टिपिकली रिकॉर्डेड इन अ रिस्ट्रिक्टेड फंड सच एज प्लांट फंड until placed into service, at which time it is transferred to the general fund. Donated assets are recorded at their fair market value at the date of gift। ठीक है जी क्लास, यहाँ तक इसका जो चैप्टर था ये एंड हुआ और इसमें मैंने बेसिकली यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और हॉस्पिटल की एग्जांपल दी है आपको ताकि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके अलावा बहुत सी एनजीओज और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन प्रॉफिट सीकिंग में आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये 2-3 ही एग्जाम्पल्स आपको दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैप्टर जो है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप क्लास मेरे साथ लेक्चर टाइमिंग में डिस्कस कीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।